हे गाइस, वेलकम बैक टू द मड्रिड पंडित्स। यूरो 2024 का फेवरेट पार्ट यही है भाई, जब हमको प्रेडिक्शंस करने का मौका मिलता है। तुम फटाफट से कमेंट सेक्शन में प्रेडिक्ट करके मुझे ये बता दो कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतने वाला है। फ्रांस जीतेगा या स्पेन जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा या नेदरलैंड्स जीतेगा, फाइनल किसके बीच में होगा, कौन जीतने वाला है फाइनल को तुम्हारे हिसाब से कमेंट सेक्शन में अभी के अभी प्रेडिक्ट करके बताओ भाई। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। बट एनीवेज यार, लेट्स गेट इनटू इट यार। दो बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हैं, कुछ हद तक सरप्राइजेस भी हैं, बिकॉज हम में से काफी सारे लोग इंग्लैंड को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम में से काफी सारे लोग पोर्चुगल को एक्सपेक्ट कर रहे थे ओवर फ्रांस। लेकिन वैसा नहीं हो पाया है। फ्रांस वर्सेस स्पेन इज गोना बी अ थ्रिलर ऑफ अ मैच। एक ऐसी टीम जो कि एक बहुत ही वेल ड्रिल्ड टीम है, जो कि इनका प्रॉपर एक सिस्टम लेके चलती है, और एक ऐसी टीम जिसने 7.3 का एक्सजी एक्सपेक्टेड गोल्स क्रिएट करा है, लेकिन जीरो गोल स्कोर करे हैं। ऑफकोर्स फ्रांस ने गोल स्कोर करे हैं, बट दैट हैज बिन ओनली ओन गोल्स। दो या तीन ओन गोल मारे हैं उन लोग ने, और एक पेनल्टी रही है किलियन एम्बापे की तरफ से। उसके अलावा फ्रांस ने ज्यादा कुछ इन फ्रंट ऑफ गोल नहीं करा है। वहीं पर मैं अगर तुम्हारे को इनके शॉट्स के बारे में बताऊं तो उन्होंने 86 शॉट्स लिए हैं, एंड पर शॉट का जो एक्सजी है वो 0.08 है, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जो शॉट वो ले रहे हैं उनकी जो एक्यूरेसी है, जो क्लिनिकलिटी है, वो काफी काफी कम है, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि फ्रांस इज नॉट क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि शायद से वो अब जाके रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमने ये अक्सर देखा है फ्रांस के साथ। whenever it matters the most, these guys always step up। आप यूरो 2016 की बात कर लो, फाइनल तक गए, पोर्चुगल से हार गए फाइनल में। उन्होंने 2018 में वर्ल्ड कप जीता है, 2022 का भी वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, जहां पर एम्बापे ने एक हैट्रिक स्कोर करी थी बहुत प्यारी तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स फ्रांस नेशनल टीम ने दिए हैं, एंड इनका स्टैंडर्ड ही अब उस लेवल का हो गया है कि ये हर बार हर एक कंपटीशन में एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाए, अगर फाइनल भी ना खेल सके। तो यहां पर मेरे को तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्पेन जीत जाएगी इस मैच को, बिकॉज इट इज जस्ट मेड फॉर देम भाई। ये टूर्नामेंट लिटरली स्पेन के लिए ही है। मेरे को तो कुछ ना कुछ ऐसा ही लगता है, बिकॉज आप देख लो, पेड्री इंजर्ड है, कारवाहल इंजर्ड है, लेकिन उनके पास अभी भी क्वालिटी अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट्स है। पेड्री को रिप्लेस करने के लिए आपके पास डैनी ओल्मो अवेलेबल है इन द टीम, एंड डैनी ओल्मो वही प्लेयर है जिसने इंपैक्ट क्रिएट किया था अगेंस्ट जर्मनी, जिसने कुछ हद तक मैच जिताया था स्पेन को अगेंस्ट जर्मनी। उसमें डैनी ओल्मो का बहुत बड़ा हाथ था। उनका गोल अगर आप बात कर लो, आप उनकी क्रिएटिविटी की बात कर लो, द वे ही वाज ड्रिबलिंग पास प्लेयर्स, द वे ही वाज बीटिंग पास प्लेयर्स भाई, तो वो सारी चीजें हमको मद्देनजर नहीं करनी है, एंड उस चीज के ऊपर भी हमको फोकस करना है। तो यहाँ पर मुझे तो लगता है कि दे ला फुएंते डैनी ओल्मो को वो मिडफील्ड में जगह दे देंगे, जो कि कुछ हद तक वो डिजर्व भी करते हैं आफ्टर द मैच अगेंस्ट जर्मनी। यहीं पर अगर उनको मैं और तुम लोग को बताऊं तो स्पेन के और दो एब्सेंसेस होने वाले हैं यहाँ पर। डैनी कार्वाहल ने फालतू में थोड़ा सा रेड कार्ड ले लिया था, ट्राइंग टू स्टॉप जमाल मुसियाला, एंड वहीं पर रॉबिन लोनोरमान को भी एक सस्पेंशन है। तो यहाँ पर रॉबिन लोनोरमान के लिए लाइक टू लाइक आपके पास रिप्लेसमेंट अगेन है विद नाचो फर्नांडेज। नाचो फर्नांडेज आपके लिए स्लॉट इन कर सकते हैं इजीली, जिन्होंने पहले दो गेम स्टार्ट भी करे थे यूरो 2024 में, बट उनको एक नॉक हो गया था, जिसकी वजह से वो बाकी गेम स्टार्ट नहीं कर पाए थे। बट अगेंस्ट जर्मनी हमने देखा था कि नाचो को एज अ सब ऑन लेकर आए गए थे, एंड काफी प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम खिलाया नाचो को उस मैच में भी। तो मैं तो कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि एमरिक लपोर्ट के साथ नाचो सेंटर बैक पेयरिंग होगी, एंड फाइनल में भी यही पेयरिंग होगी, एमरिक लपोर्ट एंड नाचो, बिकॉज आई फील कि ये दोनों सेंटर बैक्स ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमने देखा है एमरिक लपोर्ट काफी ज्यादा प्रोग्रेसिवली कैरी करके बॉल को आगे लेके जाता है, तो वहीं पर नाचो उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है बाय स्टेइंग अ बिट बिहाइंड। एमरिक लपोर्ट को वो फ्रीडम मिल सकता है ऑफ टेकिंग द बॉल फॉरवर्ड, वहीं पर नाचो जो है अपनी पोजीशन को होल्ड करके वो पेसिमिस्टिक अप्रोच अपना के बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड सामने वाली ऑपोजिशन के प्ले को भी रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम डैनी कार्वाहल को रिप्लेस करने में आती है, बिकॉज अगर आप अब तक जितने भी स्पेन के मैचेस उठा के देखोगे, डैनी कार्वाहल हैज हैड ग्रेट मैचेस भाई। लिटरली कोई भी ऐसा मैच नहीं होगा जहां पर आपने ऐसा कहा होगा कि भाई डैनी कार्वाहल वाज लुकिंग एवरेज। एक ऐसा मैच नहीं होगा भाई जहां पर कार्वाहल ने थोड़ा सा पिस पुअर परफॉर्मेंस दिया हो। हर एक गेम में डैनी कार्वाहल वाज एट 100%, चाहे आप रियल मैड्रिड के लिए बात कर लो, चाहे आप स्पेन के लिए बात कर लो, इन दिस यूरो टूर्नामेंट। डैनी कार्वाहल ने अपने फर्स्ट गेम में अगेंस्ट क्रोएशिया एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल गोल भी स्कोर किया था, अगर आप लोग भूल गए होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन तो डैनी कार्वाहल की रही है इन दिस यूरो, एंड जिस तरीके से कुछ हद तक जमाल मुसियाला को कंटेन भी किया था इन दैट सेकंड हाफ वर्सेस जर्मनी। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि कार्वाहल आपकी टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैं एक और पॉइंट यहाँ पर पुटअप करना चाहूंगा। हम सब देखते हैं कि लमीन यमाल किस तरीके से बारसा के लिए ड्रॉप डीप करते हैं, वही सेम चीज वो स्पेन के लिए उतना नहीं कर रहे जितना वो बारसा के लिए करते हैं। इसके पीछे एक वजह है भाई, बिकॉज डैनी कार्वाहल एक चट्टान आपके लिए पीछे खड़ी हुई है, जो कि आपको शील्ड कर रही है, जो कि आपको मौके दे रहे हैं कि आप आप अपना आगे गेम बनाओ, और आप आगे प्रोग्रेसिवली कैरी करके चांसेस क्रिएट करो टीम के लिए। एंड लमीन यमाल ने वही किया है भाई, बिकॉज लमीन यमाल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
आफ्टर जावी ही इज द फर्स्ट स्पेनियर्ड टू क्रिएट सो मेनी चांसेस। यूरो 2012 में जावी ने 25 चांसेस क्रिएट करे थे, उसके बाद जाके अब कोई उस लेवल तक पहुंच पा रहा है। लमीन यमाल इज दैट स्पेनियर्ड भाई, बिकॉज उसने 14 चांसेस क्रिएट कर लिए हैं एट द एज ऑफ 16 भाई, डू नॉट फॉरगेट। एंड अभी भी 2 गेम्स बाकी है, तो यहां पर ही कैन एटलीस्ट कम क्लोज टू दैट रिकॉर्ड इफ नॉट ब्रेक इट भाई। तो वो वाली बातचीत है। लमीन यमाल मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस समय स्पेन के लिए। पर अगर मैं टॉप इट ऑल पूरी प्रिडिक्टेड 11 ही अगर आपको बताऊं तो इट विल बी एन अनचेंज्ड 11। बस डैनी कारवाल की जगह पर हेसूस नावास जो कि एक 38 ईयर ओल्ड है वो आ जाएंगे, एंड वहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो बिकॉज किरण एम्बापे विल बी टेकिंग ऑन हेसूस नावास भाई। एम्बापे जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द क्विकेस्ट प्लेयर्स है इन दिस टूर्नामेंट, उन्होंने 36.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी रिकॉर्ड करा था। ही विल बी टेकिंग ऑन अ वेटनरी, वेटनरी क्या क्या होती है इसकी स्पेलिंग, जो भी है, ही विल बी टेकिंग ऑन अ वेरी सीनियर प्लेयर दैट इज अ 38 ईयर ओल्ड हेसुस नवास, जिन्होंने उतना रेगुलर फुटबॉल ना तो सेविया के लिए खेला है ना तो इसके लिए खेला है स्पेन नेशनल टीम के लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बैठ सकती है फॉर स्पेन, एंड सिर्फ वहीं पर प्रॉब्लम बैठ सकती है भाई। एंड डैनी आल्मो भी आपको मालूम है जो कि राइट हैंड साइड पे ऑपरेट करेंगे, वो भी अटैकिंग माइंडेड है। एंड साथ ही साथ आपके लमीन यमाल भी अटैकिंग माइंडेड है। तो किस तरीके का आप डिफेंसिव कवर सेटअप करते हो फॉर Jesus Navas to support him, that is going to be very interesting to see. But अगर मैं पूरे मैच की बात करूं तो आई डोंट सी दिस मैच गोइंग टू एक्स्ट्रा टाइम। आई थिंक विद इन 90 मिनट्स ये मैच सेटल हो जाएगा। आई थिंक स्पेन विल टेक इट 2-1 या 2-0, स्पेन जीत जाएगी इस मैच को। मोराटा एक गोल स्कोर करेंगे, एंड साथ ही साथ मुझे तो लगता है कि भाई आपके निको विलियम्स भी गोल स्कोर करेंगे। पिछले मैच में चांसेस क्रिएट करे हैं, लाइवली लगे हैं, पर गोल्स नहीं मार पाए पिछले मैच में। तो आई फील निको विलियम्स अगेंस्ट फ्रांस विल स्कोर अ गोल। एम्बापे विल बी शट टुमारो, बिकॉज आई फील कुछ हद तक वो जो इंजरी भी इनको हुई है और जो बैक प्रॉब्लम्स भी जो रेकरिंग प्रॉब्लम उनको चलती आ रही है, वो भी एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है एम्बापे के लिए। तो वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इस 1v1 बैटल को, मुझे तो लगता है कि ऑनेस्टली ये 1v1 बैटल ना पूरी गेम डिसाइड कर देगा। अगर हेसुस नवास पिट गए एम्बापे के सामने तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि एम्बापे क्या कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ गोल व्हेन ही हैज जस्ट द कीपर टू बीट। तो यहां पर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दैट ग्रेट प्लेयर, बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर भाई। दो डेढ़ डेढ़ 2 साल पहले उसने फाइनल में क्या करा था हम सब जानते हैं। तो यू जस्ट नेवर नो, वो अभी भी क्लच कर जाए भाई। वहीं पर अगर मैं एक और क्लच प्लेयर की बात करूं, जूड बेलिंगम की इंग्लैंड टीम की बात करूं, तो यहां पर भी एक बहुत ही सॉलिड मैच हमें देखने को मिलेगा। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जब व्हेन इट हैज रिक्वायर्ड फॉर देम टू स्टेप अप, वहां पर उन्होंने किया है। अगर हम उनके क्वार्टर फाइनल्स की भी अगर बात करें ना, जिस तरीके से उन्होंने खेला अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, फर्स्ट हाफ में देवर अ बिट स्लॉपी, बट सेकंड हाफ में साका ने वो गोल मार के बहुत उम्मीदें जगाई बिटवीन इंग्लैंड फैंस एंड बिटवीन द इंग्लिश प्लेयर्स, एंड उसके वजह से सारे प्लेयर्स ने टर्न अप करा, एंड उसके बाद वो बहुत लाइवली लग रहे थे। यहीं पर अगर मैं इनके पिछले मैच राउंड ऑफ 16 वाले मैच की बात करूं, जहां पर एंड मोमेंट में, लिटरली एंड मोमेंट में जाकर इन्होंने गेम बचा लिया है अपना। जूड बेलिंगम ने वो बाइसिकल किक मारी थी, केन ने वो हेडर स्कोर करा था, एंड उसके वजह से वो बच पाए थे। बहुत सारी चीजें दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि ये टीम क्लच कर सकती है, एंड साथ ही साथ ये जो टीम है ये बिग ओकेजन्स पे स्टेप अप कर सकती है। यहीं पर अगर मैं नेदरलैंड्स के पक्ष में बोलूं तो कोडी गैक्पो इज द टॉप स्कोरर ऑफ यूरो 2024। सारी आंखें उन पे होंगी कि किस तरीके का वो इंपैक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड भाई, बिकॉज यहाँ तो उन्होंने टर्की को फेस कर लिया, यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रिया को फेस कर लिया, और ऐसी टीम्स को फेस किया जो कि अच्छी है पर उनके पास उतनी डिफेंसिव क्वालिटी नहीं है जितनी इंग्लैंड के पास है, ठीक है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई कोडी गैक्पो क्या कर सकते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। एंड ना कि सिर्फ वो, जावी सिमंस भी एक बहुत ही थ्रेटनिंग प्लेयर है। आई थिंक जावी सिमंस ने सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करे हैं इस यूरो टूर्नामेंट में। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस डुओ को आप कैसे कंटेन करते हो, द मोस्ट हाईएस्ट चांस क्रिएटर एंड द टॉप गोल स्कोरर ऑफ यूरो 2024। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि गैरेथ साउथगेट के क्या प्लान्स होंगे, किस तरीके से वो कंटेन करेंगे इन प्लेयर्स को। टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है भाई, मुझे फील आ रही है दैट नेदरलैंड्स आर गोइंग टू गेट द जॉब डन। बट हियर मी आउट, अगर बात 120 मिनट्स तक जाती है, अगर बात एक्स्ट्रा टाइम तक जाती है, तो आई जस्ट फील जस्ट लिटरली जस्ट शायद से इंग्लैंड ले जाए भाई, बिकॉज उनकी फिजिकलिटी, द फैक्ट कि वो क्लच कर जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टाइम्स पे। साका ने वो 80th मिनट में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन गोल मारा था इन द लास्ट मैच। तो ऐसे सारे क्लच मोमेंट्स इंग्लैंड आपको दे रही है। सो यू जस्ट नेवर नो भाई। टॉपिटॉल उनके पास बहुत ही सॉलिड फायर पावर है। अगर बेलिंगम गोल नहीं मारा तो केन है, केन नहीं मारा तो साका है, साका नहीं मारा तो फोडन है, फोडन नहीं है तो कोल पार्मर है। दे हैव अ ग्रेट अटैकिंग फायर पावर। मैं नेदरलैंड्स को बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर रहा, बट अगर 90 मिनट्स में अगर हो जाता ना, तो आई थिंक इट विल बी नेदरलैंड्स। आई थिंक दिस इज गोना बी अ स्कोरिंग गेम। आई जेन्युइनली फील दिस भाई, इट इज गोना बी अ स्कोरिंग गेम। नेदरलैंड्स की एक वीकनेस है कि वो ज्यादा हाई मतलब आप देखते हो उनको कि वो बिल्डअप करते हैं, डिसेंट बिल्डअप करते हैं, इसमें कोई
कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ऑफ द बॉल एंजॉय नहीं कर पाते, जो कि कहीं ना कहीं क्यूमिन की फिलोसफी रही है। बट बिकॉज फ्रेंकी डोंग हैज़ बिन एब्सेंट फ्रॉम दिस लाइनअप, बिकॉज कूप माइनर्स हैज़ बिन एब्सेंट फ्रॉम दिस लाइनअप, बिकॉज वेयरमैन हैज़ ऑल्सो बिन एब्सेंट, आप यहाँ पर देख रहे हो कि नेदरलैंड्स जो है वो ज़्यादातर मतलब एक लंबे पैसेज तक बॉल नहीं रख पा रही है, ठीक है, तो ये उनकी एक वीकनेस है। इस चीज़ पे शायद से इंग्लैंड भी कैपिटलाइज कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इसी के साथ साथ यार दोस्तों, अलविदा, सायोनारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को, एंड सी यू टुमारो।